दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है? अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो, वैसे मुझे केवल इसी सिलेबस से मतलब होता है, तो आई होप आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस आपका जीएस का ये रहा है ना। पीछे तक ये दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? ठीक है। कोई बालक इसमें या बालिका नई भी है? फर्स्ट डे जिसका, क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं? इसके पहले जो फॉर्म भरा कहीं पढ़ रहे थे? हाँ, चलो तैयारी कर रहे थे घर पे, सेल्फ स्टडी? ठीक, बैठ जाइए। देखिए समय बहुत कम है, बार बार आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। एक आप ये सिलेबस देख रहे होंगे मानवाधिकार सिलेबस में, ऐसे छोटे छोटे कई चीजें आपको दिख रही होंगी। छोटी छोटी में जैसे वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी और उसकी मुद्राएं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वैसे भारत की राजधानी, और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ऐसे हर देश का एक सिस्टम होता है, बात समझ में आई? तो उसे भी रट लेना है आपको। इसमें जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपको बताया जाएगा। वस्तु सेवा कर तो मैं आज पढ़ाऊंगा, पुरस्कार और सम्मान ये रटना है, देश, राजधानी, मुद्रा ये भी रटना है। महत्वपूर्ण दिवस का मतलब समझे क्या? जो बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, किसी महापुरुष का जन्मदिन या जो भी हो, या किसी डेट में किसी की पुण्यतिथि, ऐसे डेट इसमें आपको याद करना है। अनुसंधान एवं खोज, मैंने आपको बताया अनुसंधान एवं खोज, आविष्कार होता है अनुसंधान का मतलब, और खोज का मतलब किसी दिन कोई चीज अच्छी खोजी गई है, उसके आविष्कारक का नाम क्या है। बात समझ में आई? ये भी रटने वाली चीज हो गई। पुस्तकें और उनके लेखक, ये आपका टॉपिक ऐसा है कि हिंदी में भी शामिल है और इसमें भी। हिंदी में सिलेबस में है, पुस्तकें हैं, उनके राइटर्स के नाम। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पे अलग पुस्तक का नाम पूछा जाएगा जो नेशनल इंटरनेशनल होंगे, और वहां पर हिंदी में केवल हिंदी वाले से रिलेटेड पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैला आंचल पूछ लिया गया, इसके राइटर कौन है? पडीसर नाथ रेडू, तो वो हिंदी से कोरिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया जाए अग्नि की उड़ान किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल की कलाम, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना कुछ पॉपुलर पुस्तकें जो हमारे महापुरुषों ने लिखी या फिर हमारे वैज्ञानिकों ने लिखी, उनका नाम याद कर लेना। पॉपुलर एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, वैसे ल्यूसेंट में सारी बहुत सारी लिस्ट दी गई, ठीक है। ल्यूसेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इस पे चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया के प्रभाव क्या है, नुकसान क्या है, कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं सोशल मीडिया के जो आप यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर तो आप जानते ही, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया सोशल से बना है। सोशल मतलब समाज, और मीडिया मतलब जो एक दूसरे से आपको कनेक्ट करता है। ऐसा कोई एप्लीकेशन जो आपको सामाजिक बनाता है, जिससे आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, वो सब क्या है? सोशल मीडिया। वीडियो कॉलिंग के कोई ऐप है, बातचीत करने का कोई ऐप है, पीडीएफ ट्रांसफर करने का कोई ऐप है, वो सब क्या है? सोशल मीडिया। अब ये बात अलग है कि कुछ ज़्यादा हाईलाइट है, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक, ये कम्युनिकेशन में मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में पहले नंबर पे आते हैं सर, है ना। हाँ सोशल मीडिया, मैंने अभी क्या बोला, जिसमें एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाए। इंटरेक्शन का मतलब बातचीत कर पाए आप, बस समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, तो हमने आपको पढ़ने का तरीका क्या बताया था जीएस, क्योंकि काफी ब्रॉड है और चीजें तो मैं कवर कर ही रहा हूं,
लेकिन ये जो जीएस और जीके वाला मसला है, जीएस ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्टडीज। जीके क्या है? ये सब जनरल नॉलेज। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि सामान्य जानकारी आपको रहनी चाहिए। जीके जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। पुस्तकें क्यों पूछ रहा है आपसे? डेट क्यों पूछ रहा है? दिवस क्यों पूछ रहा है? मुद्रा क्यों पूछ रही है? वो इसीलिए पूछ रहा है कि देखिए आपका जीके चेक करें, कुछ आता जाता भी है कि वैसे ही पुलिस बन जाओगे। कहीं पता चले कोई सम्मान चल रहा है किसी महापुरुष के नाम पर, वहां परेड हो रहा है और आपको पता ही नहीं, तो कम से कम वो इतनी अपेक्षा रखते हैं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहे पहले से। ठीक है, जीके ये सब है। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन, इंतजार मत कीजिए क्लास का। जो रटने वाली चीज है रटिए, इसमें समय लगता है और रटने का भी एक मैकेनिज्म होता है। ऐसा होगा आपके साथ जैसे अगर मान लीजिए महत्वपूर्ण दिवस आप किताब उठाए पहली दफा और मान लीजिए 50 है, मान लिया मैंने, है तो बहुत ज्यादा, लेकिन 50 आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो जब 50 पढ़ेंगे तो आप स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक ही बार में देखा पूरा फीड हो गया, ऐसा तो है नहीं, समय लगता है। आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा पहले दिन कि हमने पहाड़ तोड़ दिया। 3 दिन बाद जब उसे कोई आपसे पूछेगा तो सब भूल चुका होता है। तो इसका मैनोमोनिक्स है कि आप पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद 3 दिन बाद फिर पढ़िए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर पढ़िए। पहले दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे उससे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर वो कंसाइज होके आपके दिमाग में फिट हो जाता है। देश, राजधानी और मुद्रा 8-9 पेज में आया है, इतना पूरा रटना नहीं तो मेन आप रट लीजिए ना। जैसे जो कंट्रीज आप ज्यादा चलन में, जो आपके कानों में जिनकी आवाज ज्यादा पड़ रही है, जैसे अमेरिका हो गए, अरब कंट्रीज में सऊदी हो गए, अरब कंट्रीज में ही कम 18-20 देश जो ज्यादा हाईलाइट है। कहने का मतलब उनका देश का नाम, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा याद कर लीजिए। बाकी है तो 400-500 क्या करोगे? हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ज्यादा हाईलाइट। अब हाईलाइट का मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश, इनकी संभावना ज्यादा है। नेपाल का पूछ ले, भूटान का पूछ ले, पाकिस्तान का पूछ ले, इनकी संभावना ज्यादा है ना। तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। इसी में एक टॉपिक है आपका मानवाधिकार, बहुत सरल है, आसान है। तो मैंने सोचा कि ये एक एक टॉपिक वाला कम से कम खत्म करते चले, ये तो इतिहास भूगोल चलता ही रहेगा। मानवाधिकार और वस्तु एवं सेवा कर, एक एक दिन का सब्जेक्ट है। आज शुरू कर देते हैं इसे, मानवाधिकार। ठीक है, सिलेबस आप लोगों के पास है कि नहीं है? मानवाधिकार सिर्फ आपके सिलेबस में दिया गया। बात समझ में आई? नाम से ही कुछ कुछ लग रहा होगा कि इसमें अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अधिकार की बात की गई। इसे इंग्लिश में आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स। क्या कहेंगे? राइट्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होता है। मानवाधिकार 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। मानव के अधिकार, एक मानव का भी अधिकार होता है। अगर आपको लगे कहीं से भी कि आपके अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन कहाँ उठाएंगे? इसके लिए भारत सरकार में भारत सरकार की तरफ से एक संस्था बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा? सबने पढ़ा? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज संख्या ज्यादा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वित्त आयोग के बारे में नहीं पढ़े? सारे पढ़ सकते हैं? आहा। चलो कोई बात नहीं।
हाँ, मानवाधिकार आयोग। ठीक, जैसे मैंने आपको समझाया था, जब जरूरत पड़ेगी केंद्र और राज्य के जितने भी कर आते हैं उनको बांटा कैसे जाए, बड़ी मुश्किल समस्या थी, तो एक आयोग बना दिया गया, एक संस्था ऐसी बना दी गई कि करों का बंटवारा आराम से और सुचारू रूप से चलता रहे, है ना। वैसे ही जब ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, चूंकि ये नेशनल मुद्दा, छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो इसके लिए भी एक जरूरत महसूस हुई, तो भारत सरकार ने क्या किया कि एक आयोग बना दिया गया, एक संस्था बना दी गई। वित्त आयोग में कोई मेंबर था? कौन था? अजय थे, एनके सिंह। हाँ, वैसे ही जब आयोग बनाया गया तो यहाँ पर भी इसके जो चेयरपर्सन थे, जो मेंबर थे, उनका भी नामकरण कर दिया गया, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया? ह्यूमन राइट्स, इसे इंग्लिश में जरूर लिख लेंगे आप, कमीशन। कभी कभार क्या होता है, हिंदी थोड़ी सी टफ लिखी रहती है या अनुवाद करने में दिक्कत हो जाता है, पेपर प्रिंटिंग में थोड़ा सा ब्लर दिखता है, तो आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर मिलेगा। प्लीज कीप साइलेंट। अगर आप 40-45 मिनट की क्लास में शांति नहीं बनाए रख पाते हैं तो जीवन में कैसे शांत रहते होंगे? यही आप लोगों की कमियां। आगे बढ़े। हाँ, चल बताते। लेकिन वित्त आयोग में इसमें अंतर साबित हुआ। ह्यूमन राइट्स का बोले, ऐसे मान लीजिए मसला कैसे था। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा सताया हुआ है जो कहता है मानव को ऐसा अधिकार होना चाहिए, और उसके अधिकारों का हनन किया गया। ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और ना हाई कोर्ट सुन रहा है। तो अमुक पर्सन कोई है जिसे सताया गया है, उसे लगता है कि उसका ये अधिकार होना चाहिए, तो इस आयोग में जा सकता है और यहाँ पर अपनी बात रख सकता है कि हमारा ये अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। ये प्रशासन क्या करेगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जवाब मांगेगा कि मानवाधिकार में कम से कम ये चीजें तो शामिल होनी चाहिए जिससे इन्हें तकलीफ ना हो। वैसे तो जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी, ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के लिए ही बनाया गया है। लेकिन भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है कितनी लचर है आप जानते होंगे। एक फाइल जो होता है, अगर आप केस बन गया, अब मुकदमा आपका चलने लगा, तो शायद दादा परदादा सब उसी में चले जाते हैं और आप भी वही लड़ते हैं। ऐसा है। अभी कई केस ऐसे सुना होगा कि हाँ उसके सजा हुई और बूढ़ा हो गया, और फैसला कब आया? जब मरने वाला था। तो क्या मतलब रह जाता है ऐसा डिसीजन का? तो हमारे जो देश की न्यायिक प्रक्रिया है काफी लचर है, इसलिए एक अधिकार आयोग बनाया गया जिसमें तुरंत कार्रवाई होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है तो उसमें आपको रखना चाहिए। लेकिन वित्त आयोग में इसमें अंतर क्या है? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब वो बनाया था तो संविधान में लिख दिया था कि वित्त आयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और जो चीज संविधान में आ गई उसका एक आर्टिकल बन जाता है तुरंत। यही तो बना था, हमने बताया था कि अनुच्छेद 280। अब आयोग इसमें भी तो लगा था, वित्त आयोग में। आप यही सोच रहे होंगे आयोग इसमें लगा है तो ये क्यों नहीं? इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। जब भारत सरकार को जरूरत होती है ऐसा कोई आयोग बना दिया जाए जो जनता के हित में हो, या देश के हित में हो, या सरकार के हित में हो, ऐसा कोई आयोग अगर बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संवैधानिक
मतलब संवैधानिक का मतलब ये हो गया कि संविधान से लिया गया है, संवैधानिक आयोग। और दूसरे वाले का इसका मतलब क्या होगा, सांविधिक। बिल्कुल सेम सेम दिखेगा आपको लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। इंग्लिश में लिखे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल बना है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये स्टैचुटरी बॉडी, स्टैचुटरी का मतलब सरकारी आदेश से बना दिया गया, स्टैचुटरी बॉडी। बस समझ में आई? अंतर समझ में आ रहा है? इसका संविधान में जिक्र किया गया था, जो 280 आर्टिकल था, इसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया था। अंतर कैसे आएगा? जब क्वेश्चन आपके सामने हो, आपसे पूछा जाएगा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग आयोग है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ए नंबर पे संवैधानिक, और दूसरा आएगा सांविधिक, या सांविधिक की जगह लिखा रहेगा वैधानिक। सी पे आ जाइए, कानूनी आयोग, और डी पे आ जाइए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है और इसके 4 उत्तर होते हैं, 3 गलत उत्तर होते हैं और एक सही उत्तर होता है। ठीक ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए एमसीक्यूज, 4 ऑप्शन में आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा सही। हमने बताया मानवाधिकार आयोग है, एक ही है, या तो संवैधानिक होगा या सांविधिक या वैधानिक होगा या कानूनी आयोग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ये वाला हाँ, क्यों? इसमें अंतर करना सीख गए तो समझ लीजिए आपको जीएस का लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आता है। 5-10 संस्थाएं ऐसी हैं जो आपको लगता है कि संविधान ने बनाया है, लेकिन वो असल में संवैधानिक नहीं, संविधान से नहीं लिए गए, उनका संविधान में जिक्र नहीं है। बात समझ में आई? जैसे मानवाधिकार आयोग है और वित्त आयोग है। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? 280। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे रट लीजिए, जिनका कोई अनुच्छेद नहीं है वो संस्था क्या है? नहीं, सांविधिक है, उन्हें भारत सरकार ने आदेश पारित करके बना दिया है। बात समझ में आ गई? वो क्या है? केवल वैधानिक है या ऐसा भी नहीं कि उनका कोई अस्तित्व तो नहीं, वैधानिक है, सरकार की नजर में वैधानिक है, उस पर जो कामकाज होगा सब कुछ कानूनन होगा। अब आमतौर पे एक ये जो एमसीक्यूज आप लोग करते हैं उसके भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, या कोई भी जीएस का पोर्शन हो या मैथ का, मैथ में तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें नंबरिंग होता है, कोई गेस नहीं कर सकते, मैथ में गेस करके आप पास नहीं हो सकते। इसमें क्या है, 2 ऑप्शन आपको साफ साफ बिल्कुल झलकता हुआ दिखाई देगा कि गलत ही। बात समझ में आ गई? बिल्कुल स्पष्ट बात होती है। जैसे अगर थोड़ा भी दिमाग आप लगाए तो आपको ये लगेगा 2 तो बिल्कुल गलत है, पहले से ही काट दीजिए। काट दिया हमने, है ना? अब इसी में कंफ्यूजन है आपकी, तो कुछ देर सोच लीजिए, 2-4 सेकंड 5 सेकंड, जो आपकी आत्मा कह रही हो सोचने के लिए। उसके बाद आप, कितना आसान हो जाता है देखिए, 4 में से 2 तो पहले से खल्लास है। आपको ये नहीं पता है कि हाँ ये सही कि ये सही। एक तो माइनस मार्किंग वाला उधर दिमाग में चल रहा है कि करें कि ना करें, और एक ये भी दुविधा है कि तो छूट जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जब क्वेश्चन आपके सामने हो और 2 में श्योर हो कि ये सही नहीं है और 2 में ही कंफ्यूजन हो, उस क्वेश्चन को कभी छोड़ना मत, आप जरूर मारना, नहीं तो वो आप माइनस मार्किंग जोड़ते रह जाएंगे, घर पे बैठे रह जाएंगे।
रिस्क जब तक नहीं लेंगे, पहले दिन मैंने आपको समझाया था रिस्क लेने वाली प्रक्रिया, 1/4 की माइनस मार्किंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इसी में से मान लिया कि आप कंफ्यूजन में थे, सही तो क्या है, ये सही है, ये गलत है। अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तुक्का लगा तो कौन सा आपका क्या चला गया है। जब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब तो एक गलत जाएगा, और 5 क्वेश्चन हो मान लो, तो क्या 5 में से एक भी नहीं सही कर सकते आप? तुक्का में सही हो सकता है ना, 5 में से एक तो सही हो सकता है। तो ये तुक्का वाली ट्रिक जो है अपने साथ में हमेशा बनाए रखिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा, ये कोशिश करिए कि हाँ। चलो देखो इधर, इसमें क्या सही है, संवैधानिक। आगे आ जाते हैं। अब ये जो आयोग चल रहा है, जैसे वित्त आयोग के मेंबर थे एन.के. सिंह और 4 अदर मेंबर भी थे, है ना, ठीक ऐसे ही इसमें भी डिजाइन होगा। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन है। इसके जो चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा, कौन है, सॉरी इंग्लिश में लिखे हिंदी में, चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा कौन है, कुमार मिश्रा। अब आपसे भी पूछा जाएगा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो क्या बताएंगे आप? हाँ, इनके बारे में बता देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और 3 अन्य सदस्य, ये चेयरमैन है, सचिव जो कहते हैं, और 3 अन्य सदस्य का नाम जो इनसे छोटे छोटे होते हैं, न्यायमूर्ति हाँ, इनके आगे भी चीफ जस्टिस जो है लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लगाना पड़ेगा। इनकी शर्तें क्या होती हैं? इनके आयोग के जो अध्यक्ष बन के आते हैं, उनकी योग्यता ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने सेवा दी हो पहले। क्या शर्त होती है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ही इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। बात समझ में आई? अब सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो वो आके यहाँ पे बैठता हो, तो कैसे न्याय होगा? 1 नंबर का होगा। इसीलिए ये शर्त रख दी गई कि इसका अध्यक्ष जो भी बनाया जाएगा वो कोई सोच विचार के बिल्कुल समझदार आदमी को। तो ऐसा माना गया, भारत सरकार का निर्णय लिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इसके लिए योग्य साबित होंगे। तो उनका नाम लिख गया, मिस्टर जस्टिस M.M. कुमार। M.M. कुमार, इनका पूरा नाम मुझे भी नहीं पता है। M.M. कुमार मुझे पता चला तो मैंने नोट कर लिया। दूसरे हो गए, पहले सदस्य हैं, दूसरे सदस्य का नाम डॉक्टर D.M. मुलाय। तीसरे सदस्य हैं मिस्टर राजीव जैन। ये कह रहे हैं इनका कोई पद नहीं है डॉक्टर MM का। हम बता तो रहे हैं, जो बॉडी है उसमें पहले से निर्धारित किया गया है कि एक अध्यक्ष होंगे, उनके नीचे 3 मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, और इनकी जो योग्यता है वो हाई कोर्ट के जो होते हैं जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो रिटायर्ड होते हैं लगभग वहीं के होते हैं। बात समझ में आई? हाँ। मानव अधिकार आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा होता है? नहीं, बड़ा नहीं होता है, उसके पैरेलल चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक है ना, लेकिन ये क्या है, भारत सरकार के आदेश से बना दिया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो त्वरित कार्यवाही नहीं हो पाती। इसमें सर सुप्रीम कोर्ट का भी मामला जाता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं, उसके जैसा मामला जा सकता है। जैसे मान लीजिए समानता का अधिकार है, जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। समानता का अधिकार ये है कि जहां पर जनरल कास्ट वाले बैठ के खा सकते हैं, वहीं पे SC वाले भी खा सकते हैं।
अगर ऐसा कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है कि कास्ट को लेकर या फिर समानता को लेकर, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा। बात समझ में आई? वैसे ही ये आयोग बनाया गया है जहां आपको लगे कि हाँ आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर मानवाधिकार आयोग में आप जा सकते हैं। ये ऐसा मामला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो संवैधानिक है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे अपना हलफनामा लेके, फिर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका मामला लंबित होकर कहाँ जाएगा? तब तक ऐसा भी हो सकता है कि आप बूढ़े हो जाएं या मर जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि हाँ त्वरित, अगर इसे लगता है कि त्वरित कार्रवाई करनी है, देन दे विल एक्ट। बात समझ आई? इसके ये मेंबर हो गए। मेंबर में पहले नाम को याद रखना आपको ज़्यादा जरूरी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो वित्त आयोग है, याद तो रखिए जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए, लेकिन पहला नाम ये जो अध्यक्ष होते हैं इनका नाम ज़्यादा जरूरी है। और सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा है मानवाधिकार, मैंने अभी आपको दिखाया, इसलिए हमने कहा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो न छूट जाएं। इतिहास भूगोल तो काफ़ी लंबा है, डेप्थ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा रिमाइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात कैसे करता चलूं तो, एक मिनट, ये देखिए, ये दूसरा वाला आ गया, पीडीएफ ढूंढ रहा था। अब देखिए, अगर ये वनडे वाला मैं देखूं तो लगभग लगभग अब आपका कवर होता जा रहा है। आपको पढ़ने वाली चीज आपको मैंने बता दी है। यहां से अगर देखेंगे पुरस्कार से, तो नीचे आप ही वाली चीज है। सोशल मीडिया पर एक दिन क्लास लूंगा, उसके लिए परेशान, साइबर क्राइम पर एक दिन क्लास लूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसमें और देखिए, वनडे वाला, भारत और उसके पड़ोसी देश हो चुका है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी मैंने आपको बताया रटने वाली चीज है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ये भी एक दिन क्लास ले लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आंतरिक सुरक्षा, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कर देना, रुपया जो है कि नोटबंदी कर दी गई थी वो, उसी को डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। मानवाधिकार आज पढ़ा ही रहा हूं। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, आतंकवाद के मसले पर ढेर सारी बात करेंगे, एक दिन एक पूरा क्लास लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो देखिए, भूगोल तथा विश्व भूगोल, हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में हमने आपको बताया। किताब भी ले लीजिए, हम और विकास सर यूपी स्पेशल भी लेंगे। अभी विकास सर अपना देख रहे हैं, यूपी स्पेशल की जो क्लास है मैं भी लूंगा। बात समझ में आई? क्या यूपी स्पेशल नहीं चल रहा है? एक दिन चली थी बस। हाँ, तो इसके लिए मैंने कोई किताब सजेस्ट की थी आपको, घटना चक्र की, यूपी स्पेशल के लिए। स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए होती है, स्पेशल जो घटना चक्र होती है जाके बता देना। आपके मार्केट में जितनी किताबें मैंने बताया है नहीं मिलेंगी। आपके कोई सगे संबंधी रहते हो या आप खुद फैजाबाद या गोंडा आते जाते हो, वहाँ सारी किताब उपलब्ध है। बात समझ में आई? मात्र 30-40 पेज की या 60-60 पेज की होगी, यूपी स्पेशल आती है घटना चक्र की, वो ले लीजिए आप, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार, देश का व्यापार वगैरह सिस्टम, जनसंख्या, हाँ ये वाली बात है, जनसंख्या भारत की प्लस राज्य की। भारत की जनसंख्या कितनी है आपको पता होगा, कितनी है? हाँ, अरे मोदी जी बार बार कहते रहते हैं 100 अरब नहीं भैया 125 करोड़, ऐसा मोदी जी कहते हैं बार बार कि मैंने 125 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया है, कहते हैं ना बार बार अपने नारे में। हाँ, वो 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से तो हम अभी काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से हम अभी चल रहे हैं। 125 करोड़ माने लगभग, आगे क्या लगा देना है? लगभग। जब एग्जैक्ट डेटा आपके पास आएगा तो फिर काम चलता रहे। अच्छा, जनगणना कब होती है आपको पता है? हर 10 साल में। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 21 में होनी थी, लेकिन 21 में क्यों नहीं हुई?
कोविड की वजह से सब सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। 2-3 साल पहले जनगणना स्टार्ट हो जाती। हाँ, तो 2016-17 से स्टार्ट हो जानी चाहिए जनगणना, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया था। बात समझ में, पूरे विश्व में ऐसी चर्चा थी, तो उसी वजह से 2021 में प्रस्तावित थी, हो नहीं पाए। अब तक वैसे ही चल रहा है। कुछ समय बाद ऐसी उम्मीद है कि हाँ, जब पुराना डेटा वो रिन्यूअल होगा तब नया नया डेटा मिलेगा, तब तक आपको याद करना। वैज्ञानिक लोग खोज के ज़ोंबी का वायरस आ रहा है। अरे वो तो बात की बात है, वायरस वायरस बहुत आते रहते हैं। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो दिमाग में भी आपके घुस रहे हैं, क्या करेंगे। हाँ। अब ये मान के चलिए 2011 में जो जनगणना हुई थी, सोचो आज कितना साल हो गया, लगभग 14 साल। 11 10 21 3 24, 14 साल पहले जो गरीब था उसकी जनगणना अभी आप जो स्टेटस है उसमें जाके देखेंगे राशन कार्ड में, वैसे ही बना हुआ। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? हो सकता है 14 साल में और ज्यादा गरीब हो गया हो सकता है बहुत ज्यादा अमीर हो गया हो 14 साल में। तो भारत सरकार को रिन्यूअल करने की जरूरत है ना फटाक से अब, लेकिन उसी स्तर पे काम चल रहा है अभी। सोचो कितना देश पीछे है अपना। ये मतलब 14 साल पहले कुछ हुआ था, अभी भारत सरकार को पता नहीं 14 साल में कितना विकास हुआ, किस घर में क्या है क्या नहीं। और जनगणना करने वाले आते हैं, कितना एक्टिव होते हैं आप देखते होंगे। आए मोहल्ले में आएंगे, एक ही घर पे बैठ जाएंगे जहां चाय मिले, है ना, जहां बढ़िया चाय मिल जाती है वहीं आके बैठ जाएंगे। हाँ जाओ उनके मुखिया को बुला लो, कई जने हैं तेरे घर में, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ जाओ होएगा। कोई सही से जनगणना लेता है आपकी? ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको क्या कहा, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग हैं। कितने? भारत की जनसंख्या उतनी बताइए, लगभग 20 करोड़ कितनी है उत्तर प्रदेश में। अब 20 करोड़ लोगों में लगभग 58 या 60% ऐसे हैं जो साक्षर, और साक्षर में उनको भी लिया गया है जो लल्ली देवी लिख लेते हैं। समझ में आई बात? कितनी लचर व्यवस्था है। आप एनालाइज करिए इस बात को। जो केवल साइन कर लेते हैं उन्हें भी साक्षर में गिनती किया जाता है, ऐसी स्थिति। हाँ, तो सिलेबस की बात हो रही थी कि हमारी ये हमने बताया आपको, हाँ ये वाला सिस्टम हो गया। अब हमने 2-3 चीजें आपको गिनाई। पहला तो बताया कि मानवाधिकार क्या होता है, दूसरा बताया संवैधानिक है कि नहीं है, संवैधानिक है। फिर उसके मेंबर्स के बारे में नाम बताया, और मेंबर्स के सारे नाम बताए, एक अध्यक्ष है और 3 उसके सदस्य हैं। लगभग आपको मानवाधिकार के बारे में पता चल गया। बस इतनी ही जानकारी रखनी है। क्वेश्चन कैसे आया वो भी बता दिया है मैंने। इन्हें सदस्यों के भी नाम पूछा जा सकता, मैं नहीं कहता, एक बार आप नजर मार लेना, लेकिन इनका नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी योग्यता क्या है? योग्यता पूछ रहा हूँ कि इन अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या जज रह चुके हों वो योग्यता रखते हैं मानवाधिकार आयोग के। हाँ, इसके पहले का कौन था वो बता देता हूँ। अभी अरुण कुमार मिश्रा है, इसके पहले एक है यचल दत्तू। ये भी पूछ सकता है कि अरुण कुमार मिश्रा के पहले कौन इसका अध्यक्ष था। एचएल दत्तू, DATTU, ठीक है, एचएल दत्तू इसके पहले के अध्यक्ष थे। दत्तू। लगे हाथ एक चीज और बताता चलो, ऐसे ही एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ, आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी जो चेयरपर्सन है वो रेखा शर्मा जी, रेखा शर्मा जी, ठीक है। ये वैसे ही बता दिया है, जैसे आयोग आपका मानवाधिकार का है वैसे महिलाओं के लिए स्पेशल आयोग बनाया गया है जी। ये मानवाधिकार के जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कितने दिन तक? लगभग 6 साल इनका कार्यकाल होता है। हाँ, के बाद चेंज कर दिया? हाँ चेंज कर दिया जाता है।
हाँ, मानवाधिकार मतलब बनाया कब गया था ये भी बता दें आपको। तो ये 1993 में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये कब बनाया गया था, तो ये भी अपने फैक्ट में जोड़ लीजिए आप। 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में बना दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक वैसे ही है, मान के चलिए कि हाँ ये महिला के लिए स्पेशल बना है। इनका रेखा शर्मा आप समझ लीजिए बस। वही सेम में बना है। हाँ नहीं, वही सन में नहीं है, ये सेम वैसी कंडीशन में है, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है इसके बारे में। बस इतना समझिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, हाँ जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी, कभी कभार पूछ लेते हैं बस। मेरी वर्तमान में। हाँ वर्तमान में ही है, अरुण कुमार मिश्रा जी भी है वर्तमान में। हाँ चलिए अगला चलते हैं। ये उतार लिया आपने। अब आते हैं जीएसटी पे। चेयरमैन जो बनाए जाते हैं इनका कितना एज होना चाहिए? एज से नहीं मतलब है, सुप्रीम कोर्ट के ये जज होने चाहिए जो वहां पे सेवा दे चुके हैं। हाँ अधिकतम उम्र सीमा है 70 साल से ज्यादा कार्यकाल तक नहीं रह सकते। जब हाँ जैसे 3 साल भी हुआ हो, अगर 70 साल के पूरे हो गए हैं तो वो रिटायरमेंट होता है वहाँ। किसमें, अरे इसमें 91 सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ लगभग 65 है, 65 में समथिंग। बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे क्या कर दिया गया है 70, यानी कि 5 साल यहाँ पे सेवा दे सकते हैं, तो लगभग वही सेम पड़ेगा। वस्तु एवं सेवा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। जीएसटी। इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब आज ही 2 टॉपिक आपका हम कवर कर रहे हैं और आपके सिलेबस से डायरेक्ट स्ट्रोक कर रहे हैं। सिलेबस देख के पढ़ेंगे कभी आप फेल नहीं हो सकते। अगर वैसे ही अंधे पढ़ते रह गए तो फिर कहाँ पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो ये नहीं समझ आता। वस्तु एवं सेवा कर, नाम से स्पष्ट है, जो वस्तु और सेवा पर कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीएसटी। अच्छा वस्तु तो समझ में आ गया होगा, सेवा वाला नहीं समझ में आ रहा होगा। जितने भी सर्विस देने वाले हैं उन पे भी तो टैक्स लगता है। सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन होता है कहीं पे, सॉफ्टवेयर बनता है तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगता?
जैसे आपका ये मैगी बन रहा है किसी फैक्ट्री में, ऐसे ही कोई ऑफिस ऐसे भी काम करती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है। बात समझ में आई? जैसे इन्फोसिस कौन सी कंपनी, टाटा की है, तो वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, वो भी ऐसे ट्रांजेक्ट होता है, वैसे उनका भी लेन देन होता है। यूपीपी का पेपर किसके अंडर में होगा? ये तो हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन शायद ये टेंडर वगैरह कोई पास करा रखे हैं। टाटा वगैरह ऐसे कोई हाँ, टाटा TCS होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, देश की सबसे टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा की है, टाटा TCS बोलते हैं उसे, टाटा। पेपर लीक नहीं होता है। इसके पहले जो पेपर हुआ था TCS ने ही टेंडर लिया था उसका। तो ये एजेंसी जो लेती हैं ये भी बिजनेस ही है इनका, इनके बस की बात होती नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की, हर पेपर इनका लीक हो जाता है। तो ये एजेंसियां उभर के सामने आई, इन्होंने बोला कि आप सारा हेडेक छोड़ दीजिए, हमें आप पैसा दीजिए, हम आपका बिल्कुल प्योर एग्जाम करा के दिखाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, अपना आयोग बनाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन, कहीं पेपर लीक, कहीं आंसर की लीक, फलाना ढिमकाना। लेकिन TCS ने जो भी पेपर कराया आज तक का उसका रिकॉर्ड है, एकदम फ्रेश पेपर होता है, नो करप्शन। नो करप्शन का मतलब नो करेक्शन। तो अगर ये TCS ले लेता है तो समझ लीजिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल फ्रेश भर्ती कराएगा। वैसे TCS लेने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड अलग से बना हुआ है। नहीं सर, ले रखे। हाँ, ले रखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर TCS ने ले तो फ्रेश ही करा। 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की, एकदम फ्रेश हुआ था। हमारे कई मित्र हुए उसमें, एक मेरे रिलेशन के हैं वो भी लेखपाल बने, फ्रेश में ही हुआ, एक पैसा भी इधर उधर का कुछ नहीं। अरे वो भी दिन आएगा, कहे परेशान हो। हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया? 1 जुलाई 2017। काफी फैक्ट है इसमें। अरे अब जुलाई तो पढ़ ही सकते हो, जुलाई के लिए अगर हिंदी लिखना पड़े तो समझ लीजिए बहुत तकलीफ वाली बात। मान लो पुलिस बन गए, कोई अपराधी ऐसा मिल गया चटर पटर अंग्रेजी बोल रहा है क्या करेंगे? 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, जिसे को लागू कर दिया। पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने लागू किया? फ्रांस ने। पूरी दुनिया में, ये भी पूछ लेता है, विश्व में सबसे पहले किसने GST लागू किया? दूसरे नंबर का तो नहीं पता, अब इतना डिटेल में घुसोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 लागू किया। इसके टैक्स के रेट क्या लगाए गए? 4 स्लैब लगाए गए। 5% टैक्स लगता है एक स्लैब पे, 12% लगता है, फिर 18% लगता है, फिर 28%। 4 स्लैब क्या है? अब ऐसा भी है कि 5% जिस पे टैक्स लगता है वो वस्तु निर्धारित कर दी गई। बात समझ में आई? 12% जिस पे टैक्स लगता है, लेकिन बहुत डिटेल में लिखे, ये 3-3, 4-4 पन्ने में। तो कुछ मोटी मोटी चीज हैं जो अभी लिखा देंगे। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें GST से बाहर कर दिया गया है, उस पर GST का कोई चार्ज नहीं लगता। अच्छा, GST लगाई क्यों जाती है ये बता दें आपको। पहले क्या होता था, मान लीजिए जूता बना पंजाब में, तो ये तो अपना पहले से टैक्स लगाएगा ना, प्रोडक्शन टैक्स। पंजाब की सरकार तो इस पे टैक्स लेगी ही, है ना। और बिकने कहाँ आया? यूपी में। तो पंजाब का जूता जब यूपी में आता था तो एक टैक्स तो पहले ले चुका है, दूसरा यूपी फिर कहता था भाई हमें कुछ भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में हाँ हमारे प्रदेश में लाके आप बेच रहे हो। तो भारत सरकार इस पे चिंतित हुई। आज के 2017 के पहले यही होता रहा था, चीजों का दाम जो है बढ़ जाता था टैक्स की वजह से। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया अब पूरे देश में केवल एक ही टैक्स लिया जाएगा। पंजाब ने अगर उत्पादन किया है तो वही GST लगा के पूरा देश में वैसे ही बिकेगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए एक टैक्स लगाएगा, इसलिए कहते हैं एक देश एक कर, वस्तु एवं सेवा कर, GST। हाँ, 4 स्लैब लिख लीजिए। आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है 5, 12, 18, 28, वो आपको ऑप्शन में दे देगा 38%, तो आपको गलत काट देना, ठीक है। 18, 28
4 स्लैब है, 4 तरीके का टैक्स ये लगाते हैं। और उन चीजों का भी नाम लिख देता हूं जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, जिसपे जीएसटी नहीं लगाई जाती। किस पे? शराब पे जीएसटी नहीं लगती। अब वो तो सरकार का मसला है, क्यों बाहर रखा गया मुझे ये नहीं पता है, लेकिन नहीं लगता उस पर टैक्स। शराब पे जीएसटी लगी तो महंगी नहीं हो जाएगी? तो लोग दारू कैसे पिएंगे? ऐसा भी मतलब सरकार का सबसे ज्यादा कमाई शराब। हाँ, तो अलग से टैक्स लगाते हैं ना उस पे, आबकारी टैक्स अलग से बना हुआ। हाँ, लग रहा है, लेकिन जीएसटी से दायरे से बाहर है, जीएसटी का अलग सिस्टम है, और आबकारी टैक्स अलग से ले रहे हो। उत्तर प्रदेश का सबसे आय का सबसे बड़ा साधन क्या है? हाँ, इसी से आता है। बिहार सरकार ने क्या किया, गुजरात सरकार ने क्या किया, बैंड कर दिया था। तो एक मिनट, हेलो, यस, actually I'm somewhere getting busy. Can you call back me after some time, please? Give me a call back after 5 p.m. please. Yeah, sure. आगे बढ़े। 5, 12, 18, 28, 4 स्लैब। शराब को जीएसटी से बाहर कर देगा, ये भी लिख लीजिए। शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है। दायरे में, हाँ वो भी लिखा देता हूं, दायरे में नहीं है। और भी कई चीजें हैं, वो लिखवा देता हूं जो जीएसटी के, ये लाइन लिख लीजिए, इसे नीचे नीचे लिखा करिए। हाँ, एक हो गया आपका क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल कहते हैं। क्रूड ऑयल कच्चा तेल कहते हैं। कच्चा तेल इंपोर्ट होता है, हमारे विदेशों से आता है हमारे यहाँ। कहाँ से आता है? सऊदी अरेबिया, ऐसी जगहों से आता है। इस पे जीएसटी नहीं लगती। दूसरा, पेट्रोलियम पे नहीं लगता, एविएशन इंडस्ट्री पर नहीं लगता। एविएशन का मतलब कच्चा तेल कच्चा होता है जब यहाँ तेल जो आपको मिलता है पेट्रोल फिल्टर करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो कच्चा तेल आता है तो आपको तुरंत, हाँ कच्चा ही तेल होता है, आके यहाँ पे फिल्टर करके बनाया जाता है शुद्धतम रूप। और जो फर्स्ट क्वालिटी का तेल होता है वो कहाँ भेज दिया जाता है? एयरलाइंस इंडस्ट्री में। और हाँ, और जो आपके पास ये फिल्टर वैसे तेल होते हैं, ये सब आपके पेट्रोल पंप पे आता है। ठीक है, हाँ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोल। बात समझ में आई? एक होता है प्राकृतिक गैस, जैसे मेथेन गैस भी होती है इसमें, प्राकृतिक गैस। सीएनजी वगैरह चल रही है ना, ये सब, ये भी जीएसटी, इनका अलग टैक्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइंस वगैरह जिसमें होती है, एयरलाइंस, हवाई जहाज, कल कारखाने, पुर्जे, इसी में इंडस्ट्री में आते हैं, एविएशन में आते हैं। ये ऐसे हैं। हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ क्लास है, सेम टाइम आना है। ये हो गए आपके
3-4 चीज ऐसे जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। सर आपको भी इंक्लूड कर दिया मैंने। एजुकेशन का देखना पड़ेगा, मैंने रेट किसी का नहीं याद किया। हेलो, हाँ क्लास में है, कब तक आना होगा आपका? अब देखना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पोडियम पे। ठीक ठीक है, आप आराम से। हाँ, एजुकेशन का अलग शायद है, देख लीजिएगा आप लोग कंफर्म करके। हाँ, एक चीज और इसमें देख लीजिएगा, जीएसटी जो है संविधान संशोधन हुआ 101वां, ये भी पूछ लेता है आपसे। 101वां संविधान संशोधन से पारित किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन, ये फैक्ट है, सारे फैक्ट रटते जाएंगे। एक सौ एकवां, हाँ 101वां संविधान संशोधन। जैसे संविधान कई सारे बनते हैं, अगर उसमें सरकार को लगता है कि संशोधन कर दिया जाए, कुछ अलग से ऐड कर दिया जाए, तो करके कई सारे इम्प्लीमेंटेशन थे, उसमें से 101वां संविधान संशोधन जब हुआ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा आपसे? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला आपका आएगा 104वां, दूसरा आएगा 100वां, तीसरा आएगा 101वां। बहुत आसान है, अभी रट लो तो आराम से हो जाएगा। 103वां। आपका ऑप्शन क्या होगा? ये मार देना आप। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है ऐसा आपको बताना पड़ेगा, या कई सारे ऑप्शन ऐसे भी आ जाएंगे, किस प्रोडक्ट को, किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। उसमें से एक ये दे देगा, शराब दे देगा, या जो मैंने इंडस्ट्री गिनाई है उनमें से दे देगा, उससे आप पर टिक कर देना। बस समझ में? कई तरीके से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं। जब आप लगभग 100-200 एमसीक्यूज करोगे तो आपको खुद ही आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे टिक करें, उसे कैसे दिमाग से लगाएं कि आराम से हिट हो जाए। अच्छा, इसमें ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो पहली दफा कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं? पहली दफा है, एकदम पहली दफा। थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, जीएस पे बातचीत सेवल गाइडेंस पे ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं लिख लेने दे, लो लिखो। ये वाला है, ये हटा दे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? आपके पास जब लगभग 8 फरवरी या 7 फरवरी आ जाए तो आपके पास कितना दिन बचेगा? 8, 7, 15। कौन बोल रहा है 10 दिन? 15 तारीख के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, आपके पास केवल 1 हफ्ते हैं। 7 दिन जब आपके जीवन में बचे तो क्या करना है?
जितना भी आपने पढ़ लिया है उसके बाद नया नहीं पढ़ना। तो उसे दोबारा रिपीट करना है। 7 दिन का जो समय हो भरपूर इस्तेमाल करिए खुद को, जो जो अब तक पढ़ा है वो रिवीजन करिए। बात समझ में आई? मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सब याद हो गया, नहीं होता है ऐसे। तो जब आप पूरा पढ़ना शुरू करेंगे, नोट्स पलटेंगे ना, तब याद आएगा कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। तो जो 7 दिन का समय मिले, 2 चीज़ करिए, जितना अब तक आपको पढ़ाया गया और रिवीजन करिए, और मार्केट से कोई अच्छा प्रैक्टिस उठा लीजिए। शिल्पी क्या आता है? शिल्पी का मतलब ये नहीं गांव में कोई लड़की उससे मांग के लेके आओ। शिल्पी प्रकाशन है एक, ठीक है, प्रकाशन बोल देना, या घटना चक्र वाले भी अच्छा, हाँ घटना चक्र वाले भी निकाले हैं। इन दोनों पे मेरा ज्यादा भरोसा है। ये मुझे लगता है लगभग पिछले 40 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इनकी ज्यादा पकड़ है, अच्छा टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है। इसे उठा लीजिए, जिस टाइम आपका पेपर होना है उस टाइम सधे मन से एकदम बैठ जाइए। और यहाँ पे टेस्ट देना है तो होगा ही, हम लोग भी फुल टेस्ट कराएंगे। आप घर पे उस टाइम बैठ जाया करिए और 7 दिन तक लगातार अपने माइंड को सेट करिए कि 2 घंटे 3 घंटे जो भी पेपर होना है हमें हिलना नहीं, चाहे भूकंप आ जाए, तब जाके आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। और डेली आपको जो प्रैक्टिस सेट करना है, मान लीजिए कोई बुक लेके आए इनमें से, उसमें कितना टेस्ट है? 15 टेस्ट किसे लगता है मार देगा? सब मार देंगे? एक टेस्ट कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। तो 2 टेस्ट मारने का मतलब कितना है? 4 घंटे हिलना नहीं है। दिन में अगर आप ऐसा कर सकते हो कि 4 घंटे अपने आप को बांध के बिठा पाओ, तब तो 2 कर पाएंगे आप। हम मान के चलते हैं कि 1 टेस्ट डेली करेंगे आप, और प्लस रिवीजन भी करेंगे। बात समझ में आ रही? तो उसमें कंटेंट दिया गया होगा आगे, स्पेशल प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। बात समझ में? वो प्रैक्टिस सेट उठाइए जिसमें लगभग 10 या 12 हो, एक सेट उठा लीजिए, आज ये करेंगे कल ये करेंगे, ऐसे ऐसे आप डेली करिए। और उस टेस्ट को देने के बाद ये नहीं कि उठा के फेंक दो अलमारी में, फिर माइनस मार्किंग काट पीट के आप निकालिए कि आप कहाँ पहुँच गए। पहले टेस्ट से हो सकता है आपको घबराहट हो जाए, हो सकता है कि बहुत कम नंबर आए, तो घबराना नहीं है, आपको हिम्मत बांधनी है, फिर आगे उसे लेके चलना है। बात समझ आ रही पूरी? तो ये 7-8 फरवरी से आपको ऐसा करना है। मार्केट से आप उठा लीजिए, उसके पहले जितनी किताबें मैंने बताई उसे खरीद लीजिए। अगर आप क्या, अरे रुपए क्या बात करते हो, मैंने आपको प्रकाशन बताया, शिल्पी की प्रकाशन का समथिंग मान के चलिए 200 रुपए की होगी, या घटना चक्र की भी ऐसे समथिंग, ऐसे ये भी मान लीजिए। और पुलिस बनने जा रहे हैं, अगर 2-4 लाख रुपए घूस मांगे तो भी दे सकते हैं आप, तो 200 की बुक खरीद लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है ना। और एक चीज और बता दूं, जैसे 3-4 सेक्शन है आपके लाइफ में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और मैथ हो जाएगी, और रीजनिंग हो जाएगा, और कौन सा है, जीएस भी हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी में बनाने में क्या करना है आपको? आपका मुझे लगता है हिंदी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और रीजनिंग में ठीक ठाक। 2 चीज ऐसी है जिसपे आपकी अच्छी पकड़ होती है, मैथ और जीएस में अनसर्टेनिटी काफी, ऐसा ही ना। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ भी ठीक ठाक। अब ये सब आकलन मैं क्यों बता रहा हूँ, पिछले साल का पेपर का रिकॉर्ड देखिए, ज्यादा क्या आता है। मैंने आपको मानवाधिकार पढ़ाया और सिलेबस में भी दिया गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो मानवाधिकार से पूछे। हो सकता है वो 2 क्वेश्चन पूछ ले वस्तु सेवा कर से, मानवाधिकार से न पूछे, या हो सकता है कि मानवाधिकार से भी पूछे और वस्तु सेवा कर से भी पूछे। पूछना तो उसने 150 क्वेश्चन है ना। टॉपिक तो उसके पास बहुत सारे टॉपिक होंगे, 400-500 टॉपिक होंगे। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी वेटेज घट बढ़ भी जाता है। पिछले साल इसका वेटेज 38 क्वेश्चन के आसपास। तो ये तो साफ तय हो गया था कि जो तीनों में फुल मार दे इसका नंबर तब भी फेल।
ऐसा है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, पिछले 5 साल का पेपर एनालाइज कर लीजिए, ज़्यादा सेक्शन आपका कौन सा वीक है उस पर समय दीजिए। हिंदी में आपको फुल मारना ही मारना है। कितना आता है समथिंग? 30-35 था कि कम था? 35 मान लेते हैं। हाँ? 35 में आप मान के चलिए कि कम से कम 30 प्लस हैं, तभी बात बनेगी। क्योंकि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप ही नहीं अच्छी है, हिंदी सबकी अच्छी होती है। अगर तुम सोचो तुम तुर्रम खा हो तो बहुत तुर्रम खा हिंदी में बैठे, वो भी यही प्लान में बैठे हैं कि हाँ हिंदी मारेंगे चाहे जैसे मारेंगे, तो उनसे प्लस में जाइए, आप 30 प्लस हो जाइए। ठीक है। रीजनिंग के कैसे बहुत सारे धुरंधर ऐसे बैठे, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के लगभग 30-35 आता है मुझे लगता है। 40 स्पेशल 40 हाँ, इसमें भी परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। रीजनिंग मैथ नहीं है, कुछ रीजनिंग को छोड़कर जो एनालिटिकल रीजनिंग है मैथमेटिकल वाली, उन्हें छोड़कर लगभग रीजनिंग ऐसी है कि आप सॉल्व कर सकते हैं कॉमन सेंस के बेस पर। उसमें भी बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, देते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग में आपको ये गलती से भी गलत नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना मेरी? मैथ और जीएस सब गलत करेंगे, उसमें आप भी गलती कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में अगर आपने पहले गलती कर दी तो समझ लीजिए आप बाहर हैं रेस से। तो ये सब स्ट्रेटजी अपने दिमाग में गणित बनाइए। यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर नहीं उलूल जुलूल देखने लगना है कि खेसारी लाल का वीडियो देखने लगो। जब खाली हो तो ये दिमाग लगाइए कि किस तरह हम टारगेट को तोड़ें अपना, क्या हमारा गलत जा रहा है, क्या ज़्यादा सही जा रहा है, उस पर हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें ऐसे ही चल रही, मान लीजिए 2 चीज़ हो गया, इसमें गलती नहीं करनी, इसमें जहाँ वीक पोर्शन उस पर ध्यान दीजिए। और अगर बिल्कुल नहीं आती है तो हमने क्या कहा, 7-8 फरवरी के बाद नया पढ़ना भी नहीं। जितना आता है मैथ का, मान लीजिए 10 टॉपिक आपका कवर हुआ है, तो ये मत सोचो कि 10 के बाद हम 30 कवर करेंगे। 10 पढ़ लिया है, भगवान का नाम लीजिए अब, और उसी 10 का रिवीजन कीजिए। बात समझ में आ गई? हो सकता है 10 मजबूत हो जाए, उसी 10 में से आ जाए तो आप कर तो ले जाएंगे, और 30 करेंगे ना 10 आएगा ना 30 आएगा, सब चला जाएगा। ये है, अपने अपनी कॉपी में सबकी अलग अलग कमियां होती। मैं ये जो बता रहा हूँ सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, सबका अलग अलग सिस्टम है। आप लिख रहे होंगे इसी में, कई बच्चे नीचे लिखे होंगे, कई बच्चे ऊपर। हो सकता है आप इनकी ना समझ पाए, लेकिन आप अपनी तो समझेंगे ही ना। ऐसे पढ़ाई में भी होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब पढ़ने का एक तरीका, जब आपके सामने पेपर हो, 4 सेक्शन है, ये आप यही पता लगा पाएंगे जब पेपर आप बताया है कि 2 घंटा बैठेंगे। 4 सेक्शन होते हैं, आपको पहले इसमें से कौन सा सेक्शन करना है वो आप यही पता लगा पाएंगे। जब आप करने लगो तो पहले कोई बच्चा हिंदी करता है, कोई बच्चा पहले रीजनिंग पे लग जाता है, कोई बच्चा जीएस पे लग जाता है, कोई मैथ पे लग जाता है। हमारा आइडिया ये है कि आपको जो करना है, सबसे पहले क्या कर लीजिए, जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ रीजनिंग पे आइए। इसका मैं फायदा और नफा नुकसान भी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कर लेना अपने ऊपर। आपको लगता है कि मैथ करना चाहिए तो आप आज़ाद हैं, कोई मना नहीं करेगा, करिए। इसकी वजह बता दो। वजह ये है कि मैथ और रीजनिंग जो बच्चे पहले सॉल्व करते हैं, उनमें क्या होता है, सवाल लगेगा तो लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो एक ही सवाल फंसा देगा, तो बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं पूरा, जिद्दी आ जाते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे। लेकिन वो सवाल भी जिद्दी आ जाता है कि अब तुम्हारा टाइम हम खाएंगे तो खाएंगे। होता है ऐसा, आपके साथ भी हो सकता है। दिमाग की भी एक अभ्यस्तता है। अगर शुरू के पहले आधे घंटे में आपका दिमाग उलझ गया ना, तो जो आता है वो भी कचरा पट्टी हो जाएगा आपका। मैथ का एक सवाल फंसा, टाइम एंड वर्क का, 5 मजदूर 4 काम 3 दिन में कर सकते थे, तो 7 मजदूर 2 काम कितने दिन में करेंगे? अब उसी में दिमाग एकदम फिरौती हो गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ, जब इसमें उलझ गए तो जीएस का जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसे आप खूब पढ़े हैं, वहां पहुंचे तो वो गलत हो रहा है आपसे।
ऐसे ही हिंदी समझ लीजिए, खूब रटे पड़े हैं, लेकिन उलझ के कहाँ से आए हैं? मैथ से। वहां वो हिंदी भी गलत कर रहे हैं। तो हमारी ये सलाह है कि पहले हिंदी और जीएस, इसमें ये है आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, हाँ या ना में जवाब होता है। आराम से जब आप प्रैक्टिस सेट करने बैठे तो पहले जीएस का जो आता है हाँ भाई, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पहले टिक मार लीजिए, हिंदी की मार लीजिए, इसमें आप सेफ पोर्शन में आ गए एकदम। आप आइए इसमें जितना उलझना है उलझ, जितनी पावर दिखानी है दिखा लीजिए। और ये अपेक्षाकृत जल्दी भी होता है, क्योंकि हिंदी उतना समय नहीं लेगा, आता है तो टिक किए, नहीं आता है तो छोड़ दो, बात खत्म। जीएस का भी ऐसे ही। तो ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लाओ पहले ही तीर मार डालें, फिर आगे बाद में देखेंगे, उसी में उलझ के सब कुछ काम रह जाता है। ये स्टडी आप ही के ऊपर फॉलो होगी, आप लोग इसका एनालाइज कीजिए। इतना इसीलिए चिल्लाया जाता है कि आपको थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स मिल पाए, ठीक है। बाकी विकास सर आते होंगे आपके पास अभी जल्दी ही, 5 मिनट का वेट कर लीजिए, 5 मिनट बाद विकास सर क्लास लेंगे, ठीक है।